1925 में एक डॉक्टर ने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की कि हिंदुओं को ब्रिटिश एट्रोसिटीज के खिलाफ तैयार करने के लिए बनाया गया। उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एनजीओ बन जाए और अब इसके 100 साल पूरे हो जाए। एक संगठन जिसका नाम आते ही राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ जाती है, क्योंकि ये देश के भीतर सबसे बड़े परिवार के तौर पर अपनी पहचान करवाता है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आरएसएस का मतलब क्या है, पर सवाल है कि क्या ये एक राजनीतिक संगठन है, सामाजिक संगठन है, ये देश को जोड़ने वाला, आगे बढ़ाने वाला देशभक्त है या देशद्रोह, और आखिर इसका मकसद है क्या। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं, इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि आरएसएस का इतिहास क्या है और इसे क्यों बनाया गया, और ये भी कि हम आज इसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आरएसएस का इतिहास। साल 1907 ये वो दौर था जब बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां चरम पर थी और इसी में एक संगठन बना, अनुशीलन समिति के नाम से जाना जाता है। नागपुर से डॉक्टर की पढ़ाई करने आए केशव राम बलराम हेडगेवार भी इसी संगठन का हिस्सा बने और जेल भी गए। इसी समय गरम दल से जुड़े बाल गंगाधर तिलक को दादा भाई नेरोजी द्वारा कांग्रेस में आने का आमंत्रण दिया गया और इसी के साथ हेडगेवार भी कांग्रेस में उनके साथ चले गए। फिर लंबे समय तक हेडगेवार ने कांग्रेस के साथ काम किया, पर 1917 में तुर्की के खलीफा की गद्दी छिन जाने से पूरे हिंदुस्तान में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो। हालांकि शुरुआत में कांग्रेस इसका हिस्सा नहीं थी, पर बाद में गांधी जी की अगुवाई में कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार को कांग्रेस का खिलाफत से जुड़ना ठीक नहीं लगा, क्योंकि वो इसे मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति मान रहे थे। हालांकि नाराज होते हुए भी वो कांग्रेस में ही रहे, बल्कि 1922 में नागपुर अधिवेशन हो या 1925 में कोलकाता अधिवेशन हो, उसमें उन्होंने हिस्सा भी लिया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उनका अब मन बन चुका था कि वो एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो कि हिंदुओं के हितों के लिए काम करेगी, और उन्होंने इसकी शुरुआत घर से ही। ऐसा कहते हैं कि शुरुआत में उनको सुनने बस 12 लोग ही आए, लेकिन फिर यही 12 कब 1200 हुए और धीरे धीरे समय बदलता गया, और समय ऐसा भी आया कि हजारों की संख्या में लोग डॉक्टर हेडगेवार के विचारों से प्रभावित होने लगे, और यहीं से संघ की स्थापना का रास्ता साफ था। लेकिन यह आसान भी नहीं था। शुरुआत में डॉक्टर हेडगेवार जी ने खुद शाखा लगाना शुरू किया, जिसमें योग, सूर्य नमस्कार, लाठी ट्रेनिंग के साथ साथ इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस को भी शामिल किया गया। धीरे धीरे लोग डॉक्टर हेडगेवार के विचारों से प्रभावित होने लगे और उनके इस अभियान से जुड़ने लगे। कुछ ही समय में शाखा में आने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई, और अब डॉक्टर हेडगेवार ने संघ को ऑफिशियल रूप देने का सोचा। डॉक्टर हेडगेवार ने साल 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन आरएसएस की बुनियाद रखी। धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई इलाकों में आरएसएस ने अपने पैर जमाने शुरू किए, और इसके साथ ही आरएसएस का विस्तार पश्चिम भारत में होने लगा। जो संस्था सामाजिक काम करने के लिए बनाई गई थी, धीरे धीरे राजनीति के केंद्र में आ गई। हालांकि संघ में लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, पर महाराष्ट्र के बाहर संघ का खास प्रभाव अभी भी नहीं था। यह प्रभाव तब शुरू हुआ जब 1930 में डॉक्टर हेडगेवार को बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाने का मौका मिला। यहां उन्होंने पंडित मदन मोहन मालवीय से बात की और उन्हें बीएचयू में संघ का ऑफिस खोलने की परमिशन मिल गई, और वहीं पर डॉक्टर हेडगेवार की मुलाकात हुई एमएससी की पढ़ाई कर रहे माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर से। गोलवलकर बीएचयू में पढ़ाते भी थे, इसीलिए उन्हें सब गुरुजी कहते थे। गोलवलकर डॉक्टर हेडगेवार के माध्यम से ही संघ में एक्टिव हुए और संघ के सदस्य बने। लेकिन 1940 में डॉक्टर हेडगेवार की मृत्यु हो जाती है और अब आरएसएस की कमान सर्वसम्मति से गोलवलकर को सौंप दी जाती है। गोलवलकर की लीडरशिप में ही आरएसएस के विचार दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लाहौर के साथ ही पूरे देश में फैलना शुरू हुए। चलिए अब जानते हैं आरएसएस कैसे काम करता है और इसकी शाखाएं कहां-कहां फैली हुई हैं। आरएसएस 11 पार्ट्स में बटा हुआ है।
सबसे पहला है हब यानी केंद्र, दूसरा रीजन यानी कि क्षेत्र, प्रोविंस, फिर आता है डिपार्टमेंट यानी विभाग, डिस्ट्रिक्ट यानी जिला, तालुका, टाउन नगर, ब्लॉक यानी खंड, सर्कल यानी मंडल, ग्राम, और अंत में आता है ब्रांच यानी शाखा। वहीं पे अगर हम आरएसएस की ब्रांच यानी शाखा की बात करें तो ये 5 तरह की है। पहली है प्रभात शाखा, जिसमें मॉर्निंग में सब लोग मीटिंग करते हैं। दूसरी है इवनिंग ब्रांच, जिसमें शाम के समय पे सब लोग मिलते हैं। तीसरी नाइट ब्रांच। चौथी मिलन वीक है, ये हफ्ते में 1 या 2 बार लगाई जाती है और इस मीटिंग में अधिक लोग आते। 5वीं है संघ मंडली, जो कि महीने में 1 बार मिलती है। दोस्तों, आपको आश्चर्य होगा कि संघ में करोड़ों ट्रेन्ड मेंबर्स हैं। संघ में 80 से ज्यादा संगठन आते हैं। केवल यूपी में संघ के 8000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। केरला जैसे स्टेट में जहां हिंदू पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां पे भी 5000 ब्रांचेस हैं। और यही नहीं, दुनिया के 40 देशों में 57,000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं संघ। इन ब्रांचेस में डेली 50 लाख से ज्यादा मेंबर्स आते हैं। देश की हर तहसील और 60,000 गांवों में हर रोज संघ की शाखाएं लगती हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये शाखाएं ब्रांचेस क्या हैं, तो बता दें कि ब्रांचेस सुबह और शाम को होने वाली मीटिंग्स को कहा जाता है, जो किसी भी खुले ग्राउंड में 1 घंटे के लिए लगती है। और इन ब्रांचेस को ही आरएसएस की बुनियाद माना जाता है। इसी के दम पर इतना बड़ा आरएसएस संगठन चल रहा है। यहाँ रोज सुबह शाम शाखा का आयोजन होता है, जहाँ सारे वॉलंटियर्स एक दूसरे से मिलते हैं, प्रेयर करते हैं, गेम्स खेलते हैं और कल्चरल एस्पेक्ट्स पर चर्चा भी करते हैं। इसके साथ ही सरसंघ चालक को चुना जाता है और हर सरसंघ चालक अगले सरसंघ चालक को चुनता है। अगर हम आरएसएस के विस्तार को देखें तो पूरे वर्ल्ड में आज आरएसएस के 55 सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, इंडियन फार्मर्स एसोसिएशन, हिंदू स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र सेविका समिति, ऑल इंडिया वर्ल्ड काउंसिल, विद्या भारती, सरस्वती शिशु मंदिर, वनवासी कल्याण आश्रम, मुस्लिम नेशनल फोरम, नेशनल सिख संगत, वर्ल्ड डायलॉग सेंटर, स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती, विवेकानंद केंद्र, इंडियन लेबर यूनियन, सेवा भारती और विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन शामिल हैं। लेकिन आरएसएस का काम है क्या और इसका क्या योगदान है? आरएसएस समाज सुधार के साथ साथ राहत और बचाव के कार्य भी करता है। ये काम डिजास्टर साइट्स और जरूरत की जगहों पर संघ के वॉलंटियर्स देते हैं। इसके अलावा देश में कास्टिज्म को खत्म करना और कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ावा देना भी संघ का मकसद है। इसके लिए संघ मैगजीन्स भी निकालता है, इसे लाखों लोग पढ़ते हैं, जिसमें मेनली ऑर्गेनाइजर्स और पंचजन्य जैसे नाम शामिल हैं। इसके अलावा बच्चों और टीनेजर्स के लिए संघ देवपुत्र नाम की मैगजीन निकालता है। चलिए अब संघ के योगदान को देख लेते हैं। कश्मीर विलय के समय जब नेहरू सरकार असमंजस की स्थिति में थी, तो वल्लभ भाई पटेल द्वारा मदद मांगने पर आरएसएस प्रमुख गुरु गोलवलकर ने ही राजा हरि सिंह से बात की थी। इसके बाद ही महाराजा हरि सिंह ने विलय के लिए दिल्ली लेटर भेजा था। ऐसे ही दादर नागर हवेली और गोवा के विलय के दौरान भी संघ की अहम भूमिका थी। 22 जुलाई 1954 दादर को पोर्चुगीज से मुक्त कराया गया था। 28 जुलाई को वाकनकर की अगुवाई में स्वयंसेवकों ने नरेली पुलिस स्टेशन पर हमला किया और पोर्चुगीज को सरेंडर करवाया। लिबरेशन फोर्सेस को इस तरह आगे बढ़ता देख पोर्चुगीज फोर्सेस ने कैप्टन विर्गिलियो फिडाल्गो के नेतृत्व में सिल्वासा का रुख। लिबरेशन फोर्सेस विर्गिलियो फिडाल्गो से सरेंडर करने को कहती है। स्वयंसेवक और लिबरेशन फोर्सेस सिल्वासा की तरफ मार्च करते हैं। पोर्चुगीज स्वयंसेवक 2 अगस्त 1954 की सुबह पोर्चुगीज फ्लैग की जगह भारत का तिरंगा झंडा फहराते हैं। इस तरह पूरा दादर और नागर हवेली भारत का हिस्सा बनता है। 1962 में इंडो चाइना वॉर के समय भी संघ ने आगे आकर आर्मी की हेल्प की। चाहे आर्मी रूट्स पर नजर रखना हो, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करना हो,
आर्मी के खाने का इंतजाम करना हो, इसके साथ ही आर्मी फैमिलीज की हेल्प करने जैसे काम आरएसएस द्वारा किए गए। उनके इस काम को पूरे देश के लोगों ने देखा और सराहा, और आरएसएस के इस काम को देखते हुए नेहरू ने 1963 की रिपब्लिक डे परेड में स्पेशली आरएसएस को इनवाइट किया और 2 दिन के नोटिस पर 3000 स्वयंसेवकों ने अपनी यूनिफॉर्म में राजपथ पर मार्च पास्ट किया। इतना ही नहीं, इंडो पाक वॉर के दौरान भी तत्कालीन पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने संघ को याद किया। उस वक्त घायल जवानों की सबसे ज्यादा मदद ब्लड डोनेशन देकर के संघ के स्वयंसेवकों ने ही की। साथ ही कश्मीर में एयर स्ट्रिप को साफ करना हो, उससे स्नो हटाने का काम हो, ये भी संघ के स्वयंसेवकों ने ही किया। इसके अलावा 1971 में आए ओडिशा साइक्लोन से लेकर भोपाल गैस ट्रेजेडी हो, सिख दंगे हो, या गुजरात अर्थक्वेक, सुनामी जैसे कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स हो, उत्तराखंड की बाढ़ हो, या करगिल में घायल लोगों का रेस्क्यू करना हो, इन सभी मोर्चों पर आगे आकर मदद की और इन सभी मोर्चों पर संघ आगे खड़ा दिया। और खाली इंडिया ही नहीं, नेपाल, श्रीलंका और सुमात्रा तक में संघ ने अपनी सेवाएं दी। पर फिर ऐसा क्या है कि इतना सब करने के बाद भी संघ हमेशा कंट्रोवर्सी में फंसा रहता है, उस पर हमेशा राजनीति में हस्तक्षेप करने के इल्जाम लगते हैं और इसे बैन करने की मांग भी उठती रहती है। तो चलिए देखते हैं इसे कब कब बैन किया गया। पहली बार जब 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की तो पंडित नेहरू ने इसके लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया और इसे बैन कर दी। दूसरी बार 1975 में इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लगाई तब भी इसे बैन कर दिया गया। तीसरी बार 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब भी आरएसएस को बैन किया गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक सामाजिक संगठन होने के बावजूद भी आरएसएस इंडियन पॉलिटिक्स से गहराई से जुड़ा रहा। तो चलिए इस कनेक्शन को भी जान लेते। आजादी से पहले हो या बाद, चाहते ना चाहते हुए आरएसएस पॉलिटिक्स से जुड़ा रहा है। 1975 में इमरजेंसी के वक्त आरएसएस का नाम बार बार आया। इसके अलावा 1979 जब राम जन्मभूमि विवाद में राजीव गांधी को अपनी सत्ता जाती दिखाई दी तो राजीव गांधी ने इसे लेकर आरएसएस से बात करने की कोशिश की, लेकिन राजीव गांधी से किसी भी तरह की बात करने से आरएसएस ने मना कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अयोध्या के मुद्दे को राजनीति में लाया जाए, जिसके बाद राजीव गांधी को सत्ता गंवानी पड़ी। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी ने वीपी सिंह का साथ दिया, लेकिन वीपी सिंह के रिजर्वेशन के दांव से सब बदल गया। इससे संघ को बहुत बड़ा झटका लगा, लेकिन इससे संघ को ये क्लियर हो गया कि राजनीति जिसे वो पहले अयोध्या मुद्दे पर नहीं ले जाना चाहते थे, अब उन्हें इसके लिए मजबूर होना। इस दौरान रिजर्वेशन की आग फैल रही थी और संघ भी एक्टिव हो गया था। आरएसएस ने विश्व हिंदू परिषद के साथ मिलकर अयोध्या राम जन्मभूमि में साथ देने का फैसला किया और राजनीति की वजह से ही आरएसएस हमेशा आलोचनाओं से घिरा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आरएसएस वीर सावरकर की आइडियोलॉजी फॉलो करता है, जिसकी वजह से आलोचक हमेशा इसे राइट विंग फैसिस्ट रेडिकल हिंदू ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जबकि आरएसएस पॉलिटिकल अपीजमेंट के अगेंस्ट हिंदुओं के हक को उठाता है। देखा जाए तो आरएसएस की कोई सेट मेजर फिलॉसफी नहीं है, पर ये कुछ मेजर फिलॉसफीज पर काम करता है, जैसे अखंड भारत, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, अफगानिस्तान और ईरान तक भारत के फैलाव को मानता है और ये सब अखंड भारत का हिस्सा हैं, ऐसा सोचता है। दूसरा है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। ये फिलॉसफी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दी थी। इसमें इंसानियत को सबसे आगे रखने की बात कही गई, साथ ही ग्राम विकास, सोशल डेवलपमेंट और रियलिस्टिक मॉडल को अपनाने पर जोर दिया गया है। और तीसरी फिलॉसफी है हिंदुत्व। आरएसएस हिंदू धर्म को सर्वोच्च मानता है और यही कारण है कि संघ मानता है कि सभी लोग जो भारत में हैं वो कहीं ना कहीं हिंदू ही थे। संघ तिरंगे की जगह भगवा ध्वज को अपने कार्यक्रमों में यूज करता है। इसी वजह से इसके ऑफिस पर तिरंगा नहीं फहराया जाता और इससे आरएसएस को आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है और ये कंट्रोवर्सीज में फंसता रहता है। आरएसएस सबसे ऊपर भगवा ध्वज को मानता है, साथ ही आरएसएस पॉलिटिक्स में भी एक्टिव दिखता रहता है।
बीजेपी में कई बड़े लीडर्स आरएसएस से ही हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो, आडवाणी हो, या अमित शाह, और या फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसीलिए इनके कार्य में संघ की आइडियोलॉजी झलकती। तो दोस्तों, एक कमरे से स्टार्ट हुआ संघ आज भारत ही नहीं दुनिया भर में फैला हुआ। आज आरएसएस 100 साल का होने जा रहा है और वर्ल्ड में शायद किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इतनी आलोचना नहीं झेलनी पड़ी होगी जितनी आरएसएस को झेलनी पड़ी। फिर भी आरएसएस अपने विचारों पर अडिग है और अपने मोटो के साथ आगे बढ़। आप आरएसएस के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखें।